अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सबऑर्डिनेटिंग के रिगार्डिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लॉजेज और फ्रेजेस के बारे में जानना चाहिए कि क्या वो होते हैं और किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट मॉडिफायर का हमें पता होना चाहिए वो क्या होते हैं। सो फर्स्ट हम जाते हैं क्लॉजेस पे। क्लॉजेस क्या होते हैं, देखो क्लॉजेस की यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लॉजेस क्या होता है, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रीडेक्ट। अब प्रीडेक्ट अब क्या होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कौन है सब्जेक्ट। अज्यूम करें कि कोई वर्ब, ठीक है, एंड फंक्शनिंग एज ए मेंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। अब क्लॉज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट होता है, उसका प्रीडेक्ट मतलब कोई भी वर्ब हो सकता है, ठीक है। क्लॉज का मतलब होता है कंप्लीट सेंटेंस। जो कंप्लीट सेंटेंस होता है वो क्लॉज होता है, ठीक है। उसके क्लॉज उसको कंप्लीट सेंटेंस में क्या आता है, एक आता है वर्ब आता है, एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्ट से इतना ज़्यादा नहीं हो, मतलब हो या नो डजंट मैटर, ठीक है। उसके अलावा फ्रेज क्या होता है, फ्रेज वो होता है जिसमें ना ही सब्जेक्ट हो ना ही वर्ब हो, ठीक है। मे बी सब्जेक्ट हो मे बी वर्ब हो, या दोनों चीज़ें नहीं होती उसमें फ्रेज में, ठीक है। और फ्रेज की कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, उसकी कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। क्लॉज की क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग आती है, उसका ये मतलब होता है। लेकिन फ्रेज की क्या आती है, उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं आती, उसमें कोई वर्ब नहीं होता है, उसके अंदर कोई समटाइम वर्ब आ जाता है तो सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं होता, बहुत इस तरह से, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम करते हैं, लेट्स अब यहाँ पे आई ग्रेजुएट लास्ट ईयर, तो यहाँ पे वन क्लॉज लगा हुआ है, ठीक है। वन क्लॉज में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, और इसके अंदर वन क्लॉज है। अब टू क्लॉज कैसे, टू क्लॉज सेंटेंस में व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब टू क्लॉज कैसे होता है, थ्री क्लॉज कैसे होता है, ठीक है, वो भी आगे अब मैं बताता हूँ। बाकी हम देखो यहाँ पे अगर हम कॉमा के थ्रू करते हैं, ठीक है, व्हेन आई केम हियर तो कामा हमने दे दी आई सॉ हिम, तो यहाँ पे ये क्या टू क्लॉज हो, क्योंकि हमने दो सेंटेंस यहाँ पे बना लिए और वो भी कंप्लीट सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्रेज होता तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं आता। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्लॉज के अंदर यूज होता है, क्लॉज मतलब सेंटेंस के अंदर ही यूज होता है वो फ्रेज, क्योंकि और फ्रेज की दूसरी ये बात होती है कि उसकी मीनिंग चेंज होती है। हम जो अभी पढ़ के आए मीनिंग जो पर्टिकुलर क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज होता है वो कॉम्बिनेशन वर्ड्स होता है। अब उसमें क्या होता है कि कोई भी वर्ड जैसे ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट के हम लोग अपने अंदाजे पढ़ के आए, ठीक है, तो ब्लैक मैंने काला होता है, वाइट मैंने, ठीक है, तो इस तरह से वो मीनिंग नहीं आती। वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, राइटिंग होता है। हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट इंटर में, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है राइटिंग, तो वो फ्रेज है, तो उसकी मीनिंग चेंज होती है मोस्टली 90% मोस्टली उसकी मीनिंग चेंज होती है फ्रेज की। और फ्रेज क्लॉज के अंदर सेंटेंस के अंदर होता है, उसकी मीनिंग्स को थोड़ा सा एडअप करता है। अब यहाँ पे थ्री क्लॉज कैसे, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ही ग्रेटेड मी, तो यहाँ पे देखिए दो काम है, तीन सेंटेंस बन गए एंड तीन कंप्लीट सेंटेंसेस भी बन गए, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट डजंट मैटर हो या नो। तो इस तरह से क्लॉज होता है, ठीक है। क्लॉज समझ में आ गया। अब देखो क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहा जाता है और डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं, अब देखो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज है, ठीक है, वो क्या होता है, इट्स फंक्शन इज ऑन इट्स ओन टू बी मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसके अंदर जो भी सेंटेंस वो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, ठीक है, एंड लुक्स मच लाइक रेगुलर सेंटेंस, जो हम रेगुलर सेंटेंस यूज करते हैं मोस्टली, तो उसकी तरह लुक लाइक होते हैं। मेन क्लॉज की बात हो रही है, ठीक है। इन ए सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी कनेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर कंजक्शन में बट के एंड होता है, बट होता है, सो और नॉर फॉर येट, ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाते हैं। अब जैसे ये देखिए ही इज ए वाइज मैन, तो ये कंप्लीट सेंटेंस भी है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर वर्ब भी है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, मैन क्लॉज हो गया, ठीक है, इस तरह सिंपल है। अब उसके अलावा यहाँ पे देखें, आई वॉन्ट, ये बोला आई वॉन्ट टू बाई ए फोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी,
ठीक है। तो यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज हुए हैं। आई वांट टू बाई ए फोन, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ठीक है। कंप्लीट इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दूसरा कि आई डोंट हैव इनफ मनी, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये क्या हो गया, दो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेज हो गए, ठीक है। और उसमें बट आ गया, वो क्या है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटर हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी दो मेन क्लॉजेज को हमें कंबाइन करना हो। अब आते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज पे आते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उसके अंदर जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ते। इट कैन नॉट बी फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया थॉट अनफिनिश्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है, इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। दीज हेल्प द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये क्या करता है, ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसमें यूज होता है, ठीक है। इसमें भी अब कैसे यूज होगा, अलोन इट कैन नॉट फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस। अब डिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंड होता है, किस पे होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। अगर इंडिपेंडेंट उसमें क्लॉज नहीं आया तो वो डिपेंडेंट क्लॉज नहीं बनता, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज बनता है, सेंटेंस बनता है, उसके अंदर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और उसके अंदर बहुत सारे बीच में क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो उनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। मोस्टली दे आर सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मोस्टली क्या होता है, वो कंजक्शंस होते हैं, जो प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस पर्टिकुलरली, ठीक है, जो कि दोनों को सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। अब देखें, आई नो द मैन who stole the watch, I know the man who stole the watch, ठीक है। बीच में क्या गया, who आ गया, who क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, हम पढ़ के आए पहले से। तो इन दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, आई नो द मैन। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और अनडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। ये भी आपको यहाँ पे अज्यूम हो सकता है कि देखो, जो भी कंप्लीट सेंटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही बॉट ए कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे क्या विच आ गया, जो कि दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है। अभी ही बॉट ए कार मतलब क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है जिसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है। तो ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज हो गया। उसके बाद क्या है, विच वाज टू एक्सपेंसिव, ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि पहले जो क्लॉज है उससे कनेक्टेड है। अगर विदाउट दैट क्लॉज ये सेंटेंस नहीं बनता। तो इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कुछ यहाँ तक पूछना, चलें सही। अब इसके अंदर एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं, नाउन क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज। तो वो आप जब देखेंगे कि एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। अगर इसके अंदर नाउन यूज हुआ तो वो नाउन क्लॉज हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो एडजेक्टिव क्लॉज के यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा नाउन क्लॉज, ठीक है, आई लाइक वाट आई हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली देखें जो नाउन है उसको ज़्यादा पर्टिकुलर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉजेस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर्स ये होते हैं कि आपको जो कि अगर मॉडिफायर्स देखें, अब देखिए मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है कि वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो उसको वो मॉडिफाई करता है। अब मॉडिफाई कैसे करता है, लाइक सपोज ही इज ए स्टूडेंट बट ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो ब्रिलियंट क्या आ गया हमारे पास, एडजेक्टिव आ गया। तो ये कौन सा मॉडिफायर हो गया, एडजेक्टिव मॉडिफायर, जो उस स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है, उस स्टूडेंट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसकी क्वालिटी को चेंज कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं बियॉन्ड तो वो मॉडिफायर बन जाता है, ठीक है। सो ही इज ए स्टूडेंट बट ही इज ए रेगुलरली स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या लगा, हमने एडवर्ब लगा लिया। तो वो इस तरह से क्या हो गया, हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं किसी चीज को या किसी स्टूडेंट को, किसी नाउन को, किसी एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को,
इस तरह से वो मॉडिफाई होता है, ठीक है। जैसे ही इज ए डॉग बट ही इज ए पेट डॉग, पेट डॉग हमने उसमें क्या कर एबिलिटी डाल दी, ठीक है, कि वो पेट डॉग है, ठीक है। तो इस तरह से वो मॉडिफाई होता है, तो उसको हम लोग मॉडिफायर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लेक्चर भेज दिया है, वो रिकॉर्डिंग उस प्लेलिस्ट में होगी, तो वो देख लेना, कल हमने मॉडिफायर्स पढ़ा था, ठीक है। सो वहाँ से आपके कंसेप्ट मोस्टली क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे जो मेन का आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब ऑर्डिनेटिंग है। अब सब ऑर्डिनेटिंग क्या होता है, आपको जैसे मैंने अभी कहा कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या करते थे, जो कि दो सेंटेंस को कंबाइन होके कहाँ पे थे, जो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते। तो यहीं पे भी उसमें कुछ हम लोग यूज़ करते थे, कुछ वर्ड्स वो क्या थे जो कि उनको एक सेंटेंस कंबाइन बनाते। जैसे हमने आफ्टर ऑल्दो यहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे क्या कोऑर्डिनेटर थे कुछ, और कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस थे जो उनको सेंटेंस को कंप्लीट बना रहे थे, ठीक है, जो दो सेंटेंस को कंबाइन करने में हेल्प कर रहे थे, जैसे एज ए कंजक्शन यूज हो रहे थे, ठीक है, इस तरह से। तो ये आगे सब। अब देखो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता क्या है। ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट लिंक्स ए डिपेंडेंट क्लॉज टू ए इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होता है कि वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको लिंक कराता है इंडिपेंडेंट क्लॉज से, ताकि वह कंप्लीट सेंटेंस बन सके, जिसकी एक मीनिंग निकल सके, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन उसे कहते हैं। दिस वर्ड और फ्रेज इंडिकेट दैट ए क्लॉज हैज इंफॉर्मेटिव वैल्यू, ठीक है। क्यों मिलाते हैं उसको, क्यों कनेक्ट करते हैं, ताकि उसमें एक इंफॉर्मेटिव वैल्यू में पता चले कि ये क्या कहना चाहता है। टू एड द सेंटेंस मेन आइडिया, ठीक है। सिग्नलिंग ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और ए शिफ्ट इन टाइम एंड प्लेस बिटवीन द टू क्लॉज, ठीक है। हमें वो बताता है कि जो दो क्लॉज है उसके बीच रिलेशनशिप क्या है, इफेक्ट क्या है, ठीक है, उसकी टाइम एंड प्लेस क्या है बिटवीन टू क्लॉजेस, ठीक है, सब कुछ वो डिफाइन करता है जब हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सब ऑर्डिनेटिंग उसमें ऐड करते हैं। अब कौन कौन से सब ऑर्डिनेटिंग है ये हमारे पास है, ठीक है। मोस्टली ये हम लोग यूज करते हैं, जिसमें आफ्टर हो गया, ऑल्दो हो गया, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच, एज सुन एज, बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम, इवन, वंस, ओनली। तो ये हमारे सब ऑर्डिनेट जो हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इसको आपको माइंड में बिठाने होंगे, ठीक है। दो सेंटेंस अगर हमें कंबाइन करना है तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन सब ऑर्डिनेट कंजक्शन शोइंग कॉज एंड इफेक्ट। अब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन वो कॉज एंड इफेक्ट कैसे शो करते हैं, ठीक है। दिस सब ऑर्डिनेट कंजक्शन दैट इज सिंपलेस्ट। अच्छा, लेट मी सी, क्या यहाँ तक क्लियर है कि सब ऑर्डिनेट क्या होता है? किसी को कुछ पूछना हो सो यू मे आस्क। चलें, ठीक है। अब देखो, द सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, दैट इज सिंपलेस्ट टू एक्सप्लेन इज बिकॉज। अब इसमें जो है कॉज एंड इफेक्ट में मोस्टली बिकॉज यूज होता है। अब वो क्यों यूज होता है? बिकॉज इज ए कंजक्शन विथ जस्ट वन पर्पज, वो जिस एक वन पर्पज के लिए शो होता है। क्यों? टू शो ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड ए मेन क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब हमारे जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। Just 1 second. अच्छा, कहाँ पे थे हम लोग?
सो क्या कहते हैं, शो द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड ए मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज कौन सा हमने पढ़ा था, डिपेंडेंट क्लॉज, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा, मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड सबऑर्डिनेट जो कौन था, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो उसके बीच में रिलेशन शो करता है, वो कैसे, ऑन इट्स ऑन ए क्लॉज बिगिनिंग विथ बिकॉज इज अनकम्प्लीट। अगर कोई सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट होता है बिगिनिंग से, तो वो सेंटेंस अनकम्प्लीट होता है। तो कोशिश ये करनी कि अगर बिकॉज होता है वो बीच में कहीं लगेगा तो एक अफेक्ट या उसमें कॉज या रिलेशन शो करता है। अगर बिकॉज फर्स्ट हाफ आ गया तो वो उसका कोई मीनिंग या कोई रीजन वो नहीं होता, वो अनकम्प्लीट सेंटेंस जैसा हमें फील होता है। अब कैसे, अदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट कैन शो कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप एंड फंक्शन इन सेम वे एज सिंस दो ड्यू टू प्रोवाइड दैट बिकॉज ऑफ एंड अनलेस, ये भी कॉज एंड अफेक्ट के लिए यूज होते हैं। अब वो भी कैसे, सम वर्ड्स आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ओनली व्हेन दे आर यूज्ड इन सर्टेन वेज। अब वो कैसे यूज होते हैं, व्हेन इट्स यूज्ड टू मीन इन ऑर्डर दैट, सो एंड सो दैट आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, अब हम लोग ऑर्डर में अगर बयान करना चाहें, सो कब लगेगा, सो दैट कब लगता है, और उसकी मीनिंग कैसे चेंज होती है, और बिकॉज की मीनिंग है जो भी हम कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज होते हैं वो एज ए प्रीपोजिशन यूज होते हैं। जब उसकी मीनिंग क्या आती है, एज ए जब वो हमारे पास एडवर्ब यूज होता तब क्या आती है, जब हमारे पास वो प्रोनाउन यूज होते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज होती है। When it's used to mean in order that, so and so that are subordinate conjunction, but when so is used to mean therefore, जब so यूज होता है तो हम लोग उसकी मीनिंग क्या यूज करते हैं, therefore, it is a coordinating। ठीक है, therefore हम लगाए या so लगाए उसकी मीनिंग सिमिलर ही होती है। ठीक है, coordinating conjunction, although for is often used in preposition। अब for यूज होता है, मोस्टली preposition यूज होता है, बट एज इन शी कलेक्टेड मनी फॉर चैरिटी। ठीक है, शी कलेक्टेड मनी फॉर चैरिटी, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन फॉर यूज हो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, व्हेन इट्स यूज टू मीन बिकॉज इट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ही डिड नॉट ईट फॉर ही वाज फास्टिंग। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, फॉर किस लिए यूज हो रहा है, बिकॉज के लिए यूज हो रहा है, फॉर कॉज या रीजन के लिए यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, when it's used to mean because, so it is a subordinate conjunction बन जाता है वो for, और यहाँ पे उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, because की मीनिंग वो एज ए रेफरेंस करता है for। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, अब वो सेंटेंस की सिचुएशन को आपको देखना होगा, सेंस ऑफ सेंटेंस को देखना होगा, वो यहाँ पे क्या यूज है। एक कंप्लीट सेंटेंस आ रहा है, बीच में कोई ऐसी कामा यूज नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे कामा यूज हो रही है, या कोई सेंटेंस को आपको फील हो रहा है कि दो सेंटेंस को वो मिला रहा है, तो यहाँ पे वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज है। अगर नहीं बना रहा है, कोई सेंटेंस को कंबाइन नहीं कर रहा है, एक सिंपल सेंटेंस आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो वहां पे प्रीपोजिशन होगा। ये याद रखना माइंड में। Not talking particularly for, but mostly of the prepositions and जो है pronoun वो उस तरह से यूज होते हैं। अब देखना यहाँ पे सेंटेंस है, बैटमैन रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स विद सीट बेल्ट रूल्स, हैंस यहाँ पे हैंस रोबिन वॉज नॉट अलाउड टू राइड इन द बैटमोबाइल। तो यहाँ पे हैंस कैसे यूज हुआ, अब दूसरे में देखें, सिंस रोबिन रिफ्यूज टू वेयर हिज सीट बेल्ट, बैटमैन हैज बैन्ड हिम फ्रॉम द बैटमोबाइल। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अब देखो बैटमैन यहाँ पे हैंड्स अगर हमने मिला लिया तो ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे देखो सिंस यहाँ पे हमने फर्स्ट लगा लिया है और यहाँ पे हमने कॉमा लगा लिया, दो सेंटेंस को वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो सेंटेंस में कभी वो फर्स्ट भी आ सकता है, ठीक है, जो भी हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करें, या वो लास्ट में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है। लास्ट में मोस्टली नहीं आता, स्टार्ट में आता है या मिडिल में आता है। और दूसरा एक सेंटेंस को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बैटमैन रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट कंप्लेंट सीट बैट रूल्स, ठीक है, तो इसको हम सेकंड सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, हैंड्स वाले को पहले भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट जो सेंटेंस का सिनेरियो होता है, उसकी मीनिंग होती है, वो सिमिलर होनी चाहिए। तो ये कुछ इसके रूल्स हैं, सो यू शुड कीप इन माइंड।
देन लेट्स मूव ऑन द अदर्स। अच्छा, यहाँ पे किसी को कुछ क्यूरी, किसी को चीज़ समझ में नहीं आई, सो यू मे आस्क। एवरीथिंग्स क्लियर? चले, सही है। अच्छा, इसको 1 मिनट आप पढ़ लें जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है, वो सिंगलिंग मतलब शोइंग रिलेशनशिप ऑफ टाइम और प्लेस। अब वो टाइम और प्लेस के लिए कैसे यूज होते हैं सब ऑर्डिनरी कंजक्शन? Another function of subordinate conjunction is to show a relationship between two clauses involving a transition of time or place. अब ये रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, क्लॉजेस के बीच में वो टाइम और प्लेस बताता है। वो कैसे? सम एग्जांपल ऑफ सच सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो कि टाइम और प्लेस के लिए यूज होते हैं, वंस, वाइल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाटएवर, सॉरी व्हाटएवर नहीं है, वेयर, वेयरएवर, बिफोर एंड आफ्टर। सो ये जो है कुछ जो कि टाइम एंड प्लेस के लिए यूज होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि टू क्लॉजेस को हम कंबाइन करते हैं तब यूज होते हैं। अब कैसे? वंस बैटमैन, तो यहाँ पे वंस लग चुका है यहाँ पे, ठीक है, टाइम या प्लेस बताएगा, ठीक है, तो वंस मतलब कि टाइम ही बता रहा है, ठीक है, ये टाइम के लिए यूज हो रहा है। वंस बैटमैन लर्न दैट रॉबिन हैड नॉट बीन वेयरिंग हिज सीट बेल्ट, ही टुक अवे हिज कीज टू द बैट मोबाइल। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट क्या लगा दिया? वंस लगा दिया, तो ये टाइम के लिए यूज हो रहा है, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन, टाइम सब ऑर्डिनरी कंजक्शन यूज हो रहा है। और यहाँ पे उन्होंने कॉमा दे दिया। अगर यहाँ पे हम लिखें, अगर इसको सेंटेंस को हम दूसरी मतलब फर्स्ट लिखें, ही टुक अवे हिज कीज टू द बैट मोबाइल वंस बैटमैन लर्न दैट मोबाइल, तो एक समटाइम हमें ये भी देखना होता है कि इट मेक सेंटेंस आर नॉट, ठीक है। अगर सेंटेंस वो देख रहा है कि मेक सेंटेंस, अगर उसको हम चेंज करते हैं कि वो सेंटेंस का मेक सेंस हो रहा है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, वरना सेम ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वंस यूज हुआ है। यहाँ पे अगर देखें सेकंड सेंटेंस में, तो रोबिन लुक regretfully at the bat mobile whenever he passed it in the bat cave। तो यहाँ पे क्या हो गया? at the mobile whenever, तो whenever यहाँ पे क्या है? हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कुछ हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो बता रहे हैं वो कैसे यूज होते हैं। अल्दो किसके लिए यूज होता है? कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब हम किसी का बीच में डिफरेंस, दो सेंटेंस के बीच में हम लोग करते हैं तो मतलब कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंस हम शो करते हैं कि अच्छा। वेयर एज कहाँ पे यूज है? यूज है कंपेरिजन, यहाँ पे ये भी कंपेरिजन के लिए यूज होता है, ठीक। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि वो उसका डिफरेंस होता है तो वो शो करता है, ठीक है, डिफरेंट। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक चीज़ बड़ी एक छोटी है, तो इस तरह से, ठीक है, अपोजिट टाइप की। बट कंपैरिजन का मतलब होता है दो सेंटेंस को कंपेयर करना ही, ठीक है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस कंपेयर। अब एग्जांपल हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे यूज होते हैं वो। बिकॉज हमने पहले से यूज कर लिया, वो किस लिए यूज होते हैं? एज ए कॉज यूज होता है या एज ए रिजल्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। रादर देन कैसे किस लिए यूज होता है? यूज ए प्रेफरेंस और चॉइस टू प्रेफर, ठीक है, ये प्रेफरेंस के लिए चॉइस होता है कि रादर देन आप ये चूज करो या ये चूज करो, फॉर प्रेफरेंस के लिए यूज होता है, ठीक है, यूज होता है। इफ ओनली किसके लिए यूज होता है? यूज टू एक्सप्रेस ए विश, ठीक है। अब कोई चीज़ या ख्वाहिश या विश को हम एक्सप्रेस करें तो इफ ओनली, तो वो हम उस टाइम यूज करते हैं। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपके सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अनलेस किसके लिए यूज होता है? देखिए, अनलेस होता है इंट्रोड्यूस ए कंडीशन आर यूज फॉर दैट कंडीशन दैट इज नेसेसरी फॉर अनदर इवेंट आर अकर। अनलेस आपने अगर पढ़ा होगा, इफ नॉट आपने कंडीशन पढ़ी होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, आई थिंक सो, वहाँ पे हम मोस्टली यूज इफ जो कि अगर डॉक्टर पहुँचा होता, ठीक है, तो मरीज बच जाता है। इस तरह से हमने सेंटेंस कुछ पढ़े थे
तो वहाँ पे इफ़ हमने यूज़ किया था, ठीक है। अगर हम इफ़ नॉट यूज़ करते हैं, इफ़ नॉट, तो उसकी जगह हम अनलेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस एक कंडीशन हमें कोई बतानी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अनलेस यूज़ करते हैं। इवन इफ कैसे यूज़ करते हैं, इवन इफ कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है। हम कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन होते हैं तब इवन इफ यूज़ हम करते हैं, ठीक है। सिंस किसके लिए यूज़ करते हैं? यूज फॉर इंट्रोड्यूस ए रीजन और कॉज, ठीक है। ये भी रीजन या कॉज के लिए यूज होता है, बट हम लोग सिंस अगर उसकी तरफ देखें, प्रीपोजिशन की तरफ देखें, तो उसकी मीनिंग चेंज होती है, ठीक है। और यहाँ पे वाइड हम देखें, यूज टू कनेक्ट टू एक्शन दैट अकर सिमिलटेनियस, ठीक है। तो अगर यूज टू कनेक्ट टू एक्शंस, अगर कोई एक्शन हमें कोई परफॉर्म हो रहे हैं तो उसकी हमें वाइल लगाते हैं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। अब वेन एवर कब यूज करते हैं? यूज टू इंट्रोड्यूस दैट आइडिया एट एनी टाइम, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कोई आइडिया होता है उसको हम कोई सेंटेंस को कंबाइन करके अगर बीच में कोई आइडिया लगाते हैं तो हम वेन एवर यूज करते हैं, ठीक है। वंस इंडिकेट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है, कोई टाइम पीरियड के लिए यूज हम लोग करते हैं इसको, वंस को। अब इसको ये जब तब क्लियर होगी जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये कहाँ पे यूज होते हैं, सेंटेंस इसके कैसे आते हैं, तो अब हमारा माइंड वो हो जाएगा, सेट हो जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस इस तरह से और इसमें ये इस तरह से यूज होते हैं ना। सो फर्स्ट इसमें क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस की कंडीशन को देखना है कि वो क्या उसमें मांग रहा है, ठीक है, कि उसमें क्या कंडीशन मांग रहा है, उसके सेंटेंस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। अल्दो, ठीक है, हम पहले देख लो कि अल्दो किसके लिए यूज होता है। अल्दो शी ट्राइड रियली हार्ड शी लॉस्ट द रेस, ठीक है। तो ये मतलब अल्दो किस लिए यूज होता है, हम पहले पढ़ के आएंगे, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देखो सिंस तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की कंडीशन आ रही है, ठीक है। अल्दो शी ट्राइड रियली हार्ड शी लॉस्ट द रेस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट श्योर है, ठीक है, उसने मेहनत तो बहुत कोशिश की लेकिन वो हार गई, तो अल्दो यहाँ पे बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे हम बिकॉज भी सम हाउ यूज कर सकते हैं, बिकॉज शी ट्राइड रियली हार्ड शी लॉस्ट द रेस। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है अल्दो के, लेकिन बिकॉज हम यूज़ नहीं कर सकते, अल्दो के ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द सेकंड। जी सही, बिल्कुल वेयर एज यूज होगा क्योंकि यहाँ पे भी कंपेरिजन हो रही है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन क्या है। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, सी इसका रादर देन सही है। लेट्स मूव ऑन द फोर्थ, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द फोर्थ।
सही है, इवन इफ। ये हम लोग सेंटेंस को एक मतलब सेंस ऑफ सेंटेंस को भी देखते हैं, तो यहाँ पे सूटेबल क्या होता है वो भी हमें पता चल जाता नहीं। अच्छा, इवन इफ सही राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ। देखो, अनलेस का मतलब क्या है कि इफ नॉट है, ठीक है। इफ नॉट यू कम विथ मी आई विल नॉट गो, ठीक है। ठीक है, अनलेस यू होगा। अनलेस का मतलब ये होता है इफ नॉट, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे ऑफकोर्स मैं नहीं चलूंगा, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द सिक्स्थ वन। अच्छा, सिक्स। ये भी बहुत इजी है, सिंस लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें कुछ मोमेंट बता रहा है, दैट्स व्हाई। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द सेवन। सेवन तो बहुत ही मतलब ये मतलब रिदम बन रही है सेंटेंस की ना, सेंस ऑफ सेंटेंस बन रहा है, बिकॉज सही है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द एट वन। सही है, राइट ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द नाइन्थ वन। डैश द god was sleeping, the prisoners escaped. ना, ये भी बहुत इजी है, ऑल्दो भी कॉन्ट्रैक्ट्स यूज नहीं हो रहा, ठीक है। अनलेस इफ नॉट वाला भी थे, और ऑफ कोर्स इसका बी ऑप्शन, वाइल द गॉड वाज स्लीपिंग द प्रिजनर एस्केप्ड, वाइल इज द राइट आंसर। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द 10th वन। ये भी बहुत इजी है, ठीक है, सेंस बन रहा है। whenever she watches movie she cries, ठीक है। So आज let's move on the another exercise, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को पढ़ लो कंप्लीट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। आज पहले तो सेंटेंस को
कंप्लीट पढ़ो, उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, ठीक है, इसमें क्या कहना चाहता है, उसके बाद ट्रीट करने की कोशिश करो। जैक हैड टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन फॉर डिटरमाइंड टू इम्प्रेस हिज बॉस। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको लगाने इसमें ना, ये जो वर्ड्स हैं इसमें लगाने हैं। फर्स्ट का तो बहुत इजी है, हाँ फर्स्ट तो ऑफ कोर्स बिकॉज है, because he determined to impress his boss. ये तो बहुत ही। सेकंड वन, सेकंड का भी मतलब वो भी इजी है, सेकंड का भी इजी है, हाँ सही सही सही। इवन दो देखो सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसकी एक रिदम सेंटेंस बनता है, तो उस तरह से हम लगा लेते हैं ना, ये भी है। अच्छा अब आते हैं, ठीक है, अब ये सेंटेंस आपने पढ़ लिया, आपने अपने आंसर बता दिए। अब लेट्स मूव ऑन द रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगेंगी। अब फर्स्ट सेंटेंस को आप कंप्लीट पढ़ो, इसमें क्या बता रहा है फर्स्ट सेंटेंस को, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, हमको टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम स्केड्यूलिंग बता रहा है। और टाइम के लिए हम लोग कुछ ही बिकॉज हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, आपने फर्स्ट में बताया कि बिकॉज हम लोग काज या अफेक्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जैक हैड फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, तो यहाँ पे टाइम स्केड्यूल बता रहा है, ठीक है। बिकॉज ही वॉज, हम लोग आपने जो बिकॉज यूज किया, बिकॉज ही वॉज डिटरमाइंड टू इम्प्रेस हिज बॉस, ठीक है। डैश ही हैड बिजी स्केड्यूल, तो यहाँ पे क्या है, इवन दो किसी रीजन के लिए या किसी हम लोग, ठीक है,
टाइम स्केड्यूलिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, कोई अफेक्ट या रीज़न के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो ही मैनेज टू allocate sufficient टाइम टू रिसर्च एंड प्रिपरेशन even though he faced unexpected challenges. He remained focused on his goal. Once he completed the project while he completed देखो यहाँ पे suitable होगा while, सही लगेगा यहाँ पे कि वहाँ पे वो एक, ठीक है, once he completed the project he felt a sense of accomplishment, बट उसने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो उसने पहले से डेडलाइन के पहले से कंप्लीट करा, तो वाइल इज सुइटेबल ओवर देयर, ठीक है। तो वाइल ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ही फील्ड एज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। तो इस तरह से सो लेट्स मूव ऑन द, अच्छा मीटिंग हमारी खत्म होने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास, ठीक है, क्या है, पंचुकेशन आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, पंचुकेशन। तो हम पंचुकेशन का क्या था, एक अनदर मीटिंग करते हैं जिसमें आपको पंचुकेशन के पूरे, देखो यहाँ पे 3-4 पीरियड है, ठीक है। और पीरियड मतलब कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, ठीक है, कोटेशन मार्क्स, बस यही है। बाकी और भी हैं ज़्यादा, ठीक है। पंचुकेशन में और भी 3-4 है, तो वो अलग अब मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो उसको अभी फोकस नहीं करते, तो हम लोग पंचुकेशन का एक अनदर मतलब एक और बनाएंगे हम लोग मीटिंग, जिसमें पूरा पंचुकेशन कवर कराएंगे ना, ठीक है। अब सो आज की मीटिंग हम यहीं पे माइंड अप करते हैं, और टाइम भी पूरा होने वाला है, कुछ मिनट में मीटिंग खत्म होने। बाकी आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी हो, सो यू मे कैन